दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ही महीनों के अंदर हमारे देश में कहीं न कहीं इलेक्शन क्यों हो रहे होते हैं? छोटे गांव के चुनाव से लेकर बड़े राष्ट्रीय चुनाव तक इंडिया की राजनीति में हमेशा एक तरह का इलेक्शन फीवर बना सा रहता है। पर इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोच जो इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दे। एक ही बार, एक ही साथ पूरे देश के इलेक्शंस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के नए प्रस्ताव की, जो भारतीय लोकतंत्र का रूप बदलने की क्षमता रखता है। 1951 से लेकर 1967 तक इंडिया में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। ये था एक आसान सिस्टम, पर उसके बाद राज्य विधानसभा की अस्थिरता के कारण अलग अलग समय पर इलेक्शन होने लगे। इस छोटी सी बदलाव ने भारत को एक ऐसे राजनीतिक सिस्टम की तरफ धकेल दिया जिसमें पूरा देश लगातार इलेक्शन मोड में रहता है। भारत में इलेक्शन लगभग हर वक्त होते हैं, जो देश की डेमोक्रेसी का प्रमाण है। हर 5 साल में लोकसभा और अलग अलग समय पर विधानसभा इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा पंचायत, नगर निगम और म्युनिसिपल इलेक्शंस जैसे कि 2021 की यूपी पंचायत और 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनाव भी होते रहते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन 5 साल में होते हैं और राज्यसभा में 1/3 मेंबर्स के लिए हर 2 साल में चुनाव होता है। कभी कभी बाय इलेक्शन भी होते हैं, जब सीट्स खाली हो जाती है। इस लगातार इलेक्शन साइकिल का गवर्नेंस पर प्रभाव पड़ता है और इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने पहली बार अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में उठाया था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार काफी एक्टिवली सपोर्ट करते रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मल रूप देने के लिए 17 दिसंबर 2024 को भारतीय लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया था। इस बिल का आधार एक हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस पर रखा गया है, जिसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया था। ये कमेटी काम पर लगाई गई थी एक सामान्य संवैधानिक फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए, जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए जरूरी बदलाव और सुझाव प्रस्तावित करती है। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि ये बिल सिर्फ एक इलेक्शन कैलेंडर का नहीं, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास है, जिसमें कैंपेन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव लोड को कम करने का मकसद रखा गया है। इस बिल में आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 और नए आर्टिकल 82A का संविधान में अमेंडमेंट करना प्रस्तावित है, ताकि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन को सिंक किया जा सके। इस बिल के पीछे बीजेपी का विचार है कि अलग अलग समय पर होने वाले इलेक्शंस के कारण गवर्नेंस में जो रुकावट आती है और वेलफेयर स्कीम्स और पॉलिसी मेकिंग में जो डिले होता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बिल को खुद एक रेवोल्यूशनरी स्टेप कहा, जो भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में एक नई ऊर्जा लाएगा। आइए और विस्तार से समझते हैं इस बिल के बारे में। नए आर्टिकल 82A का प्रस्ताव है, जो एक बेसलाइन डेट तय करेगा जब लोकसभा और विधानसभा दोनों की टर्म्स को सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा। लोकसभा का टेन्योर फिक्स होगा, जो कि 5 साल होगा। जो भी स्टेट असेंबली इस डेट के बाद बनेगी, उसका टेन्योर भी लोकसभा के टेन्योर के साथ अलाइन किया जाएगा। अगर कोई सरकार अपना टर्म पूरा करने से पहले गिर जाए तो नए इलेक्शंस होंगे, पर नए चुने गए नेता सिर्फ बचे हुए टर्म तक ही अपना काम करेंगे। ये प्रस्ताव सिर्फ टाइमिंग नहीं, बल्कि गवर्नेंस, खर्चे और लोगों की पार्टिसिपेशन को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है। दोस्तों, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि सब कुछ बिल्कुल आसानी से हो जाए। हर बड़ी सोच के साथ कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन भी इनसे बच नहीं सकता। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा चैलेंज भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर है। ये प्रस्ताव राज्यों की लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी को प्रभावित कर सकता है, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। राज्य और केंद्र के बीच समर्थन और तालमेल बनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक साथ इलेक्शन से केंद्र का दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान के आर्टिकल 83, 172 और 327 में संशोधन और नए आर्टिकल 82A को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये एक मुश्किल और समय लगने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बीजेपी के पास संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है और इसके लिए आधे राज्यों की अनुमति भी चाहिए होगी। एक साथ इलेक्शन करवाना लॉजिस्टिक के मामले में भी एक बड़ी चुनौती है। 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज और लगभग 900 मिलियन वोटर्स के लिए नए वीवीपैट मशीन्स और इलेक्टोरल स्टाफ की जरूरत तो होगी ही, जो कई हजार करोड़ के एक्स्ट्रा खर्चे को बढ़ावा देगा। अगर किसी सरकार का टेन्योर समाप्त होने से पहले ही गिरता है, तो नए इलेक्शंस सिंक्रोनाइज्ड साइकिल के हिसाब से होते हैं, जो वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसके अलावा रीजनल पार्टीज को भी
अपनी बात रखने का वक्त, विजिबिलिटी कम मिलेगी, जो भारत की डाइवर्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए एक नुकसान हो सकता है। अब बात करें बेनिफिट्स की, तो एक साथ इलेक्शन का सबसे बड़ा लाभ इलेक्शन कॉस्ट में आएगा, जो लगातार इलेक्शन होने के कारण असमंजस और खर्चे को रिड्यूस करेगा। जैसे कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन 60 करोड़ रुपीस का खर्चा ले गए थे। साइमल्टेनियस इलेक्शन से इस खर्चे में बड़े स्तर पर कट लगाया जा सकता है। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेज और इलेक्शन मशीनरी का उपयोग भी काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होने के कारण पॉलिसी डिसीजंस और वेलफेयर स्कीम्स में डिले होता है, क्योंकि सरकार हर समय इलेक्शन मोड में ही रहती है। एक साथ इलेक्शन से ये रुकावट कम होगी और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में सुधार होगा। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस प्रक्रिया के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ 1.5% तक बढ़ सकती है, जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी एक सॉलिड बेस है, क्योंकि 1951 से 1967 तक एक साथ इलेक्शन सक्सेसफुल थे। ये मॉडल भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि एक ही साथ हर गवर्नमेंट को अपनी फुल टर्म मिलेगी, हर लेवल पर गवर्नेंस एफिशिएंट होगी और वोटर्स को अलग अलग समय पर इलेक्शन के कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा विचार है जो भारत के इलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ इलेक्शन कॉस्ट को कम करना या गवर्नेंस में सुधार लाना नहीं है, बल्कि एक नई डेमोक्रेसी की कहानी लिखना भी है। लेकिन ये भी सच है कि इस प्रस्ताव के सामने कई संवैधानिक और प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं, जो सिर्फ तब पार की जा सकती हैं जब देश की पॉलिटिकल पार्टीज, राज्यों की सरकारें और जनता मिलकर सहमति से काम करे। क्या ये प्रस्ताव हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए सही होगा? क्या ये रीजनल पार्टीज की आवाज को कमजोर करेगा, या फिर ये देश के विकास और पॉलिसी मेकिंग में एक नए युग का आरंभ करेगा? ये सवाल आप और हम सबके लिए चिंतन का विषय है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने लीडर्स को इस बड़े फैसले पर गाइडेंस दें और देश के भविष्य के लिए एक सही दिशा निर्धारित करें। समय आएगा और जवाब भी तभी मिलेगा। धन्यवाद।